हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बॉटनी का सिलेबस और कोर्स कोड है BOTA 101 यानी बायोडाइवर्सिटी, जिसका सेक्शन बी फंजाई हमने शुरू किया है और बहुत सारे टॉपिक्स हम इसके कर चुके हैं, जिसमें जनरल कैरेक्टर्स, इकोलॉजी, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल कंपोजिशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक और इवन क्लासिफिकेशन भी हमने बहुत डिटेल में कर ली है। आज हम मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल हैं जो सिलेबस में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फंजाई है हमारे पास पढ़ने को वो है फाइटोफथोरा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो फाइटोफथोरा जो है, इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में, तो इट कम्स अंडर डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना। यू का माइकोटा क्यों? क्योंकि ये एक ट्रू फंजाई है। मेस्टिगोमाइकोटिना क्यों? क्योंकि इसमें माइसीलियल थैलस हमें देखने को मिलता है। इसके मोटाइल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो परफेक्ट स्टेज स्पोर्स होते हैं वो oospore होते हैं। क्लास है इसकी ओमाइसिटीज़। ओमाइसिटीज़ क्यों? क्योंकि इसमें सिनोसिटिक माइसीलियल थैलस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो है वो टिपिकल सेलुलोज की होती है और इसके जो जूस्पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिसमें से एंटीरियर फ्लैजिला जो है वो टिंसल शेप का होता है। तो ये सारे क्लास ओमाइसिटीज़ के कैरेक्टर हैं और ये फाइटोफथोरा में भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑर्डर है पिरोनोस्पोरेल्स। पिरोनोस्पोरेल्स में वो ओमाइसिटीज़ के मेंबर आते हैं जिनका जो जूस्पोर या जूस्पोरेंजियम है जिनका, वो कैसा होता है, लेमन शेप्ड होता है या वो ओवल भी हो सकता है। एक एपिकल पेपिला होगा, एक स्टॉक प्रेजेंट होगी और बीच में जो है आपका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सब कुछ प्रेजेंट होता है। बेसिकली लेमन शेप्ड जो है इसके जूस्पोरेंजियम होते हैं। फैमिली पाइथिएसी है और जीनस है फाइटोफथोरा। तो देखते हैं अभी कि फाइटोफथोरा की इकोलॉजी क्या है। अभी तक हमें इसकी 75 स्पीशीज़ अबाउट देखने को मिली हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो इंडिया से रिपोर्ट की गई हैं। मोस्टली जो फाइटोफथोरा है, दिस इज़ फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब क्या है? अदरवाइज दिस इज़ अ पैरासाइट। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है, वहीं से अपना सारा न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर इसको वो होस्ट ना मिले तो ये सेप्रोफाइट भी बन सकता है। तो फाइटोफथोरा का जो मतलब होता है, इसका नाम ही बता रहा है कि ये कितना डरावना है। फाइटो मतलब प्लांट और फथोरा मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है। सो फाइटोफथोरा इज़ अ प्लांट डिस्ट्रॉयर। कुछ एक जो हैं इसके जो मेंबर्स हैं फाइटोफथोरा के जीनस के मेंबर्स जो हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो फैकल्टेटिव पैरासाइट भी हो सकती हैं। मतलब वो अदरवाइज सेप्रोफाइट होती हैं, लेकिन अगर उनको वो सबस्ट्रेटम नहीं मिला जहाँ से उसने न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करना है, तो वो कैसे हो जाते हैं, फिर पैरासिटिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये फाइटोफथोरा जो है ये आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि लेट बिट लाइट ऑफ पोटैटो, ये डिजीज़ जो है ये कौन करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। यही फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है ये 1843 से 46 में यूरोप, स्पेशली आयरलैंड में एक ग्रेट पोटैटो फेमाइन आया था, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो मर गए थे। ठीक है, तो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था पोटैटो फेमिन का, वो क्या था? यही ऑर्गेनिज्म था फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। तो 2-3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप BSc या MSc के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, या इसके थैलस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया, ओमाइसीटीज का जो थैलस होता है वो कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक बोलते ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेट कंडीशन वाले हाइफे जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब जब मैंने हाइफे की बात की तो हाइफे कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो ये कैसे हैं, सिनोसिटिक हाइफे जो है वो थैलस कंसिस्ट करता है, और जब बहुत सारे हाइफे जो मिल जाते हैं वो क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो माइसीलियम आपको नज़र आता है दैट इज़ हेलाइन, दैट इज़ कलरलेस होता है, और ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट होती है जो कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। नेक्स्ट, माइसीलियम जो है वो इंटर एज वेल इंट्रासेल्यूलर, यानी कि इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है जैसा कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है जैसा हमें इस डायग्राम में यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हाउस्टोरिया है वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन हाउस्टोरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जब इंटरसेल्यूलर हाइफे प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हाउस्टोरिया प्रेजेंट होता है। और आपको ये भी पता होगा जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वहाँ पर हाउस्टोरिया ज़रूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनको होस्ट के सेल से क्या है, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना है। ये जो हाउस्टोरिया होते हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं स्ट्रक्चर में, और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं होस्ट सेल से। तो समवट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें इनका सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एल्ब्यूगो से बिल्कुल अलग है। एल्ब्यूगो में जो है हमें बटन शेप्ड या नॉब्ड शेप्ड हाउस्टोरिया देखने को मिलते हैं। फाइटोफथोरा में हमें सिलिंड्रिकल या ओवॉइड जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है हाउस्टोरिया का। ओके जी, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही मोड से होती है। अगर वेजिटेटिव मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले और सबसे मेन आता है यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर्स की फॉर्मेशन। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई वाले टॉपिक में इसे काफ़ी अच्छे से करवाया गया है, डायग्राम भी करवाए गए हैं, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा फूड जो है वो प्रेजेंट होता है। इनमें जब जर्मिनेशन होती है तो 3 से 11 जर्म ट्यूब जो हैं वो निकलती हैं, और इन स्पोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया जो हैं वो टिप के ऊपर जाकर लगते हैं। तो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है फाइटोफथोरा में, क्लेमाइडोस्पोर्स। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया जो है स्पेशल हाइफल ब्रांचेस पर लगते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, फोर मतलब बियरिंग, स्पोरेंजिया बियरिंग हाइफे, दैट इज स्पोरेंजियोफोर, जिनके ऊपर क्या लगेंगे, स्पोरेंजिया लगेंगे। अब ये देखो बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि इसने एक पोटैटो की लीफ को, मान लीजिए फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की हम बात करें, उसने पोटैटो की लीफ को जाकर क्या कर दिया है, इन्फेस्ट कर दिया है। अब वो जो हाइफा हैं वो इंटरसेल्यूलर भी हो सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकते हैं। जब हम स्पोरेंजियोस्पोर की फॉर्मेशन या स्पोरेंजियोफोर की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये अंदर तो होगी नहीं, तो क्या होता है कि या तो ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है, या फिर इस तरह से ये स्टोमेटा से कुछ हाइफे जो हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये कब निकलेंगे, जब वेदर की कंडीशन क्या होगी, डैम्प होगी, मतलब ह्यूमस बहुत ज़्यादा वेदर में प्रेजेंट होगा, तो कुछ हाइफल ब्रांचेस जो हैं वो इस तरह से स्टोमेटा से बाहर निकलेंगी या एपिडर्मिस को रप्चर करते हुए बाहर निकलेंगी, एंड दे विल एक्ट एज अ स्पोरेंजियोफोर। ये हाइफल जो ये हाइफा जो है जो बाहर निकला है, यहाँ पर अब हमें स्पोरेंजियोफोर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कहाँ पर, इस स्पोरेंजियोफोर के टिप पर। टिप पर क्या होता है,
ये स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है और ये स्वेलिंग में ढेर सारा जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये स्पोरेंजियम यहाँ पर क्या करता है? अच्छा, स्पोरेंजियम का मतलब क्या हुआ? स्पोरेंजियम इज स्पोर बियरिंग ऑर्गन। स्पोरेंजियम इज स्पोर बियरिंग ऑर्गन, ठीक है। ये जो स्पोरेंजियम है, अब इस पे क्या होगी? सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाएगी और सेप्टा की फॉर्मेशन के बाद जो रेस्ट ऑफ द स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियम बियरिंग जो हाइफा है, वहाँ से ये स्पोरेंजियम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। हाइफा जो होगा उसमें क्या होगी? पैड लाइक स्वेलिंग जो है वो अपीयर हो जाती है। अब इस स्पोरेंजियोफोर का जो एपेक्स है वो कंटिन्यू करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? ये स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, टर्मिनल स्पोरेंजियम बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि इस स्पोरेंजियोफोर की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो नहीं रुकेगी। यहाँ पर एक और ब्रांच निकलती है, तो ये जो स्पोरेंजियम होगा ये कैसा हो जाएगा? अगर यहाँ से ये ग्रो करना शुरू कर दे तो ये स्पोरेंजियम लेटरल साइड में आ जाएगा और ये जो नई ब्रांच बनी है इसके ऊपर एक नया स्पोरेंजियम जो है वो बन जाएगा। इस तरह से हमें एक ही स्पोरेंजियोफोर पर बहुत सारे स्पोरेंजियम जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो हमें इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। अब जो पुराना स्पोरेंजियम है वो क्या होगा? वो तो टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो यहाँ पर हमें नी शेप्ड बेंडिंग जो है वो देखने को मिलती है, जो हमें कुछ इस तरह से दिखेगी। नी शेप्ड बेंडिंग इस तरह से हमें नज़र आएगी, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है वैसे ये यहाँ पर न्यू ब्रांच है और यहाँ पर ये नी शेप्ड बेंडिंग है, क्योंकि यहाँ से स्पोरेंजियम जो है वो डिटैच होके निकल गया है, ठीक है। सिम्पोडियल ब्रांचिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये स्पोरेंजिया जो हैं ये कैसे होते हैं? यहाँ पे टूटना बोला अभी, तो ये कैसे होते हैं? डेसिडुअस होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही बनते हैं वैसे ही हाइफा से टूटकर अलग हो जाते हैं। अब कब टूटेंगे? जब वहाँ पर विंड या रेन जो है वो हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ये जो स्पोरेंजिया है वहाँ पर नी शेप्ड बेंडिंग आएगी, ये यहाँ पर बता दिया स्पोरेंजियोफोर के ऊपर। मैच्योर स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें, जिसको हम यहाँ पर जू स्पोरेंजियम भी बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम है, ये कैसा होता है? यहाँ पर लेमन शेप्ड या ओवॉइड होता है, इसीलिए ये किस में आता है? पेरिनोस्पोरेल्स में आता है। हाइलाइन मतलब कलरलेस होता है, लेमन शेप्ड होता है, ओवॉइड होता है। स्मॉल स्टॉक होती है बेस के ऊपर, थिन पैपिला होता है टिप के ऊपर और बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली दीज न्यूक्लियाई आर 5 to 8 इन नंबर। जब हम जर्मिनेशन की इसकी बात करेंगे तो जर्मिनेशन सुटेबल होस्ट, सपोज पोटैटो की हम बात कर रहे हैं, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कर रहा है, तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि फेवरेबल कंडीशन इसको मिल गई, ठीक है, सुटेबल होस्ट मिल गया। एक पोटैटो की लीफ पर था ये, दूसरी लीफ इसको मिल गई स्पोर को, वहाँ पे जाके ये स्पोर क्या कर गया है? लैंड कर गया है। तो जैसे ही इसने लैंड किया उसके विदिन सम आवर्स, विदिन अ फ्यू आवर्स ये क्या है? वहाँ पे जाकर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। अब जर्मिनेट करने के लिए ये एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल कंडीशंस क्या होंगी? अगर तो मॉइस्ट कंडीशन है और लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का मतलब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और मॉइस्चर ज़्यादा है, डैम्प कंडीशन है, तो ये स्पोरेंजिया क्या एक्ट करेगा? ये स्पोरेंजिया एक्ट करेगा जू स्पोरेंजिया की तरह और इस स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे ढेर सारे जू स्पोर्स। और ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, एंटीरियर टिंचल शेप्ड फ्लैजिला होता है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या बनेंगे? स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये मोटाइल स्पोर्स हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो दूसरी भी हो सकती है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि बाहर बारिश ही हो रही होगी और सिर्फ जो टेम्परेचर है वो लो ही होगा। कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि
मौसम गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ड्राइनेस होगी, जैसे 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तब ये स्पोर्स क्या करेंगे? तब ये जो स्पोरेंजियम यहाँ से लिबरेट हुए हैं, ये स्पोरेंजियम क्या करते हैं, डायरेक्टली जर्म ट्यूब देते हैं। ठीक है, जर्म ट्यूब अगर इन्होंने दी तो मैंने कहा कि कोनिडिया क्या होते हैं, अभी नहीं कहा, पिछली वीडियो में कहा था जब रिप्रोडक्शन कराई थी। तो कोनिडिया क्या होते हैं, हाइफल टिप पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, एक्सोस्पोर्स बनते हैं, वो सेप्टा की फॉर्मेशन होती है और वो वहाँ से टूटकर चले जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये स्पोरेंजियोफोर था, इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम लगा, जूस्पोर बनना था इससे, लेकिन इसको लगा कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, जूस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये कोनिडिया की तरह एक्ट करेगा। जैसे एक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है वैसे ही कोनिडिया की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, इसका रोल चेंज हो गया। यहाँ पे जूस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करेगा अभी, यहाँ पे ये जर्म ट्यूब डायरेक्ट निकालेगा और डायरेक्ट उस लीफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि फाइटोफथोरा का जो स्पोरेंजियम है वो कोनिडिया की तरह एक्ट करता है, डायरेक्ट जर्म ट्यूब निकाल देता है, इसीलिए इसको कोनिडियोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इसीलिए फाइटोफथोरा के स्पोरेंजिया को कोनिडियोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये तो दो कंडीशंस बता दी। अब चलो फेवरेबल कंडीशंस कोई भी हैं तो हम फेवरेबल कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कोई भी फेवरेबल कंडीशन है। ये जो स्पोरेंजिया था ये क्या कर जाएगा, स्वेल करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल कर जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत सारे पीसीज में डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनाएगा, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन बनाएगा। यूनिन्यूक्लिएट इस तरह से यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा, इस तरह से यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। और क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ये यूनिन्यूक्लिएट है, ये फ्लैजिला की फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा और इस तरह से हमें ये जूस्पोर जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो जूस्पोर होते हैं ये होते हैं रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब है, एक तो ये किडनी शेप होंगे, दूसरा ये यूनिन्यूक्लिएट होंगे, तीसरा बाइफ्लैजिलेटेड होंगे और चौथा कैसे होंगे, नेकेड होंगे। नेकेड होने का मतलब है इन जूस्पोर्स के पास अभी अपना सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फ्लैजिला हेटेरोकॉन्ट होता है, लेटरली अटैच्ड होते हैं, एंटीरियर टिंसल शेप्ड है, पोस्टीरियर विप्लैश टाइप है। अब ये तो जूस्पोर बन गया। ठीक है, ये जूस्पोर लिबरेट कैसे होते हैं, जो हमारा पेपिला था, स्पोरेंजियम का जो पेपिला था, ये पेपिला यहाँ पर थिन होता है तो यहाँ पर ये ब्रस्ट हो जाते हैं, खुल जाता है और यहाँ से ये सारे के सारे जूस्पोर्स जो हैं ये लिबरेट हो जाते हैं। अब जूस्पोर तो लिबरेट हो गए लीफ के ऊपर, वाटर का सरफेस वहाँ पे प्रेजेंट है, डैम्प कंडीशन की हम बात करें, वाटर सरफेस जो है वो प्रेजेंट है, उस पर ये लीफ के ऊपर सेटल डाउन करेंगे, रुक जाएंगे, तैरते तैरते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, अपने फ्लैजिला को ये रिमूव कर देंगे, राउंड ऑफ हो जाएंगे और एक अपनी सेल वॉल को सिक्रीट करते हैं। ये जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, एनसिस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल की फॉर्मेशन, जूस्पोर जो है होस्ट प्लांट के ऊपर जाके फ्लैजिला को रिमूव करता है, राउंड शेप में आ जाता है, अपनी सेल वॉल बनाता है, इसको क्या कहते हैं, एनसिस्टमेंट कहते हैं। अब ये जो एनसिस्टेड स्पोर है ये जर्मिनेट करता है, क्या कैसे जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब देगा और इस जर्म ट्यूब का फीचर है एप्रेसोरियम का होना। एप्रेसोरियम इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज अ पैग लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जर्मिनेट करने के दौरान होस्ट लीफ के अंदर जाने में, आप समझ रहे हो, ये सारी जितनी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जूस्पोर की जर्मिनेशन की, इसको
ये कहाँ पर हो रही है, पोटैटो की लीफ पर हो रही है मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या है, इसको हेल्प करेगा उस होस्ट की लीफ को पेनिट्रेट करके उसके टिश्यू के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो उसमें ये एप्रेसोरियम क्या करता है, हेल्प करता है, विच इज़ अ हुक लाइक और पेग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये यहाँ पर सेकेंडरी इनोक्यूला का काम कर रहा है। इनोक्यूला का मतलब क्या होता है, इनोक्यूलम का मतलब बड़ी सिंपल से टर्म में, आप दही बनाने रखते हो, आप दूध लेते हो, उस दूध को आप ऐसे ही नहीं छोड़ते हो, उसमें आप थोड़ा सा क्या करते हो, पुराना दही जो है 1 चम्मच 2 चम्मच ऐड करते हो, तो वो क्या होता है, इनोक्यूलम होता है, स्टार्टर होता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक ही ग्रोइंग सीजन में ये सेकेंडरी इनोक्यूला, मतलब एक लीफ पे हुआ, वहाँ से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्लांट पर, लीव्स पर उनके इन्फेक्शन को कॉज करना, तो ये स्पोरेंजिया उस तरह का काम करता है। ठीक है, इट एक्ट एज ए सेकेंडरी इनोक्यूला, जिसकी वजह से एक ही ग्रोइंग सीजन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। पूरी की पूरी खेती जो है वो तबाह हो जाती है, सिर्फ पोटैटो की नहीं, हर उस प्लांट की जिसके ऊपर ये ग्रो करता है। सो दिस इज अ प्लांट डिस्ट्रॉयर। ठीक है, स्पोरेंजिया एक्ट एज ए सेकेंडरी इनोक्यूला। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। ठीक है, oogamous टाइप में क्या मतलब हुआ, जिसमें मेल और फीमेल कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। सेक्सुअल फ्यूजन जो है वो कैसा होता है, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, मतलब जो दो गैमिटेंजिया है वो आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, वो जस्ट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, और मेल न्यूक्लियाई जो है वो फीमेल न्यूक्लियाई के या जो फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर माइग्रेट कर जाता है थ्रू रिसेप्टिव हाइफा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेल ऑर्गन क्या है, इंथ्रीडिया होते हैं, फीमेल ऑर्गन जो है वो ओगोनिया होते हैं। होमोथैलिक का मतलब क्या है, एक ही थैलस में मेल और फीमेल का प्रेजेंट होना। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा एंड फाइटोफथोरा हिमालयंसिस। हिट्रोथैलिक स्पीशीज की अगर हम बात करें तो उसमें आती हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब जब हम पोजीशन की बात करते हैं एंथ्रीडियम की ओगोनियम के बिहाफ पर, ओगोनियम के साथ कैसा रिलेशन है एंथ्रीडियम का, तो उस बेस पर फाइटोफथोरा को दो स्पीशीज या दो टाइप की स्पीशीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। एक है पैरागाइनस। पैरागाइनस का मतलब क्या है, जो मेल एंथ्रीडियम होगा वो साथ में होगा। ठीक है, वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा, तो लेटरल टू द ओगोनियम होगा। तो इसके एग्जाम्पल है फाइटोफथोरा कैक्टोरम और फाइटोफथोरा निकोशियानाई। इस तरह से ये साइड में होंगे। लेकिन अगर एम्फीगाइनस कंडीशन की हम बात करें तो एम्फीगाइनस सराउंडिंग द गाइनी, सराउंडिंग द फीमेल बॉडी, तो ये एंथ्रीडियम क्या होगा, एम्फी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सराउंड करने वाला। ठीक है, एंथ्रीडियम सराउंड द बेस ऑफ ओगोनियम, और ये क्या फॉर्म करता है, फनल शेप्ड कॉलर को फॉर्म करता है, ठीक जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। और ऐसी स्पीशीज के एग्जाम्पल्स हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा हिमालयंसिस, फाइटोफथोरा कोलोकेशिया, फाइटोफथोरा पैरासिटिका। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप याद कर सकते हैं इनको। अब हम सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की बात कर देते हैं। पैरागाइनस एंथ्रीडियम में कैसा होगा, इसी तरह से ही मेल और फीमेल दो हाइफा जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। टिप पर स्वेलिंग होगी और टिप पर मेल और फीमेल जो एंथ्रीडियम और ओगोनियम है उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और इस तरह से हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे एम्फीगाइनस एंथ्रीडियम के टाइप को। सबसे पहले क्या होता है, मेल और फीमेल ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। एंथ्रीडियम जो है वो पहले बनना स्टार्ट होता है इन मेल ब्रांच के टर्मिनल एंड पे। यहाँ टर्मिनल एंड पे 2-3 न्यूक्लियाई जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं
कहाँ पर? नॉन वैक्यूलर साइटोप्लाज्म में। फिर ये कैसे शेप अटेन कर लेते हैं? ग्लोबोस शेप जो है वो अटेन कर लेते हैं। अब ये ग्लोबोस शेप में क्या होता है, इस तरह से अगर ये ग्लोबोस शेप है तो इसके बीच में से जो फीमेल एंथ्रीडियम है वो पर्स करता है, मतलब इसको छेदते हुए बाहर निकलता है फीमेल जो हाइफा है वो। ठीक है, द फीमेल ब्रांच पर्सिस थ्रू द मैच्योरिंग एंथ्रीडियम, और वो इमर्ज कर जाती है दूसरी साइड की तरफ। अब यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है वो इरेगुलर शेप का हो जाता है, जिसमें 2 से 3 पेपिलाए जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पेपिलाए मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये अब क्योंकि ये रेगुलर शेप का हो गया है एंथ्रीडियम, तो इसको ये सपोर्ट करता है। ये जो फीमेल ब्रांच है, जो हम फीमेल ब्रांच की बात कर रहे हैं, ये भी ग्लोबोस शेप की आ जाती है। इसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अबाउट 40 न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसके प्रोटोप्लाज्म में, और ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। अब ये जो इसका साइटोप्लाज्म है फीमेल ऊगोनियम का, ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है इनटू न्यूक्लियर डेंस ऊप्लाज्म। ये जो जितने भी न्यूक्लियाई है ये सेंटर की तरफ आ जाते हैं और सेंटर में बन जाता है ऊप्लाज्म, और बाहर पेरिफेरी की तरफ जो वैक्यूलेटेड एरिया रह जाता है उसको हम बोल देते हैं पेरिप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड करते हैं ऊप्लाज्म में, और बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं बन जाते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए तो ये न्यूक्लियाई जो हैं ये सारे के सारे पेरिफेरी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, और लास्ट में सिर्फ एक न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर बचता है। बाकी के सारे जो हैं वो पेरिप्लाज्म में जाकर भी डिजनरेट कर जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, जो एक न्यूक्लियाई बचा है इसमें भी माइटोसिस होती है, 1 से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं ये इनमें से भी एक जो है वो डिजनरेट हो जाएगा, और वेरी लास्ट में सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई यहाँ पर बचता है, विच इज़ फंक्शनल एग न्यूक्लियस। ठीक है, ये फंक्शनल एग न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज ऊगोनियम। इस ऊगोनियम के अंदर पेरिप्लाज्म है जहाँ पर डिजनरेटेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ठीक है, और सेंटर में ऊप्लाज्म है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियाई बचा हुआ है, जिसको हम एक न्यूक्लियस बचा हुआ है, न्यूक्लियाई नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियस बचा हुआ है जिसको हम एग न्यूक्लियस कहते हैं। सेम वे में जो मेल ब्रांच है उसमें भी हम पहले देख रहे थे कि 4-5 न्यूक्लियाई थे, वहाँ से भी वो 4-5 में से सारे के सारे डिजनरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट द वन विच एक्ट एज अ मेल न्यूक्लियस। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, हमने कहा कि यहाँ पर होती है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि कोई एक एंथ्रीडियल पेपिला जो है वो ग्रो कर जाएगा। सपोज दिस इज द एंथ्रीडियल पेपिला, ये यहाँ पर ग्रो कर जाएगा और ये क्या बनाएगा, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाएगा। एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ पर बनाएगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब, मैंने पहले कहीं रिसेप्टिव हाइफा कहा था, दिस इज नॉट अ रिसेप्टिव हाइफा, दिस इज फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है ये क्या करती है, कैसे बनती है, ये जो उगोनियम की वॉल है और जो इस एंथ्रीडियम के पेपिला की वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से एक कॉमन पैसेज इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में बनता है। तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब का काम क्या होता है, यहाँ से मेल न्यूक्लियाई को माइग्रेट करवाकर ऊप्लाज्म तक ले जाना। अब जब ये ऊप्लाज्म तक लेके जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाती है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो मैच कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है इनकी जो फ्यूज़न है वो यहाँ पर अभी नहीं होता है। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद क्या है, ये जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो ऊप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, इनके बीच में भी
फर्टिलाइजेशन होती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, जिससे यहाँ पर क्या बनता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। जैसे ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है, ये जो ओगोनियम के अंदर का स्ट्रक्चर है ये एक तरह का जाइगोट बन जाता है और इस जाइगोट को हम क्या बोल देते हैं, ऊस्पोर बोल देते हैं। अब ये जो ऊस्पोर है यहाँ पर, ठीक है, ये कैसा है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि ओनली एंड ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इस फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की लाइफ साइकिल में। बाकी सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। इसमें ये क्या करता है, अपनी वॉल को सिक्रीट करता है, और जब ये वॉल को सिक्रीट करता है तो इसकी वॉल कैसी होती है, एक्सोस्पोर एंडोस्पोर, दो वॉल्स होती हैं इसकी, ठीक है। और ये कहाँ पर रेस्ट करता है, ये जो ओगोनियम की वॉल है इसी में ये रेस्ट करता है, फ्री रहता है। क्योंकि ये फ्री रहता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एप्लेरोटिक कंडीशन कहते हैं। अपनी सेल वॉल सिक्रीट करता है और फ्री रहता है ओगोनियम के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऊस्पोर की फॉर्मेशन हो गई है। ये ऊस्पोर की फॉर्मेशन के बाद ये जो ऊस्पोर है ये रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद जब इसको लगेगा कि अब मुझे जर्मिनेट करना है, तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद इस ऊस्पोर का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस होगी जर्मिनेशन से पहले, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर बनते हैं थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, जो ऊस्पोर की आउटर वॉल है वो क्रैक हो जाती है और इनर वॉल बाहर आती है। ऊस्पोर की आउटर वॉल क्रैक हो गई, इनर वॉल बाहर आई, और इस इनर वॉल की टिप के ऊपर अगेन एक स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है विच इज ज़ूस्पोरेंजियम, और इसमें अगेन क्या बनते हैं, ज़ूस्पोर्स बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले बने थे, विच आर रेनिफॉर्म दैट इज नेकेड, हलाइन, यूनिन्यूक्लिएट, heterocont structure having lateral flagella. One is tinsel shaped and another one is whiplash type. तो फेवरेबल कंडीशन में, अगर फेवरेबल कंडीशन होती है वही डैम्प कंडीशन होती है, तो ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम जो है अगेन वैसे ही कोनिडिया की तरह डायरेक्ट जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ द जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फाइटोफथोरा का। इसकी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। आप इसको ज़रूर कीजिए और अच्छे से कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना। डायग्राम्स अच्छे से बनाइए और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक रह जाता है इसका लाइफ साइकिल का। तो फाइटोफथोरा की लाइफ साइकिल अगर आपको अभी तक समझ आई हो, तो मैंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऊस्पोर है वो डिप्लॉयड होता है, बाकी सारा का सारा जो लाइफ साइकिल है इसका वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। और इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, कहाँ पर, ऊस्पोर के अंदर होती है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, नो जस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जस्ट बिफोर जर्मिनेशन क्या होती है, इस ऊस्पोर में मियोसिस होती है। तो अगर इसका लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक व्यू देखें तो फाइटोफथोरा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, थ्रू स्पोरेंजियोफोर होती है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो फेवरेबल कंडीशन क्या हुई, फेवरेबल कंडीशन हुई कि यहाँ पर ये कोनिडियोस्पोरेंजिया नहीं आना था, ये इस तरह से आना है, आप इसे ठीक कर लीजिए। स्पोरेंजियोफोर जो है, अगर फेवरेबल कंडीशन है, दैट इज़ डैम्प कंडीशन है और लो टेम्परेचर है, तो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करेगा, जहाँ पे मोटाइल ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ये ज़ूस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और फाइटोफथोरा के माइसीलियम को दोबारा से डेवलप करते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस क्या हैं, हार्श कंडीशन है, जैसा कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राई कंडीशन है, तो ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है सीधा जो ज़ूस्पोरेंजियम बनेगा वो कोनिडियोस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करेगा। और ये जो कोनिडियम है ये अगेन
माइसीलिया को डेवलप करते हैं और वो फाइटोफथोरा का माइसीलियम बनाते हैं। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगेन कैसी होती है, उगेमस टाइप होती है, एंथ्रीडियम होता है, उगोनियम होता है। एंथ्रीडियम इज मेल, उगोनियम इज फीमेल। एंथ्रीडियम से फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, उगोनियम में ऊस्फियर बनता है। ये जो ऊस्फियर में फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो सेंटर वाला ऊप्लाज्म है वहाँ पर क्या है, वहाँ से थ्रू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब मेल न्यूक्लियाई आता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी के डायरेक्ट बाद जो है ऊस्पोर की फॉर्मेशन होती है, विच इज़ द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इस ऊस्पोर में जर्मिनेशन से ठीक पहले मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद कुछ हद तक माइटोसिस भी होती है, फिर जर्म ट्यूब ओपन होती है। ये जर्म ट्यूब भी अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ज़ूस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करती है, जिसमें से ज़ूस्पोर बनते हैं जिनकी जर्मिनेशन होती है। लेकिन कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो ये जो ऊस्पोर है ये डायरेक्ट कोनिडिया की तरह नहीं, ये डायरेक्ट जो है जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है और उस जर्म ट्यूब से फाइटोफथोरा के माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है। So this is the diagrammatic representation of a graphic representation of life cycle of Phytophthora। तो ये भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये सिर्फ बीएससी और एमएससी के लिए ही नहीं, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।